वेलकम टू स्टडी गो विद जीनत। लास्ट वीडियो में हमने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड वाले टॉपिक एंड प्रोविजन निपटाए थे। कुछ प्रोविजन बीच के जो रह गए थे सेक्शन 106, 107, 108 ये हम आज निपटाएंगे, और कुछ और सेक्शंस जो हैं सेक्शन 111, 112, 113 ये न्यूली ऐड किए गए हैं बीएनएस में। पहले ये आईपीसी में नहीं होते थे, और सेक्शन 106 में भी कुछ नई चीज़ें ऐड करी गई हैं जो कि पहले आईपीसी में नहीं होती थी। ये जो नई नई चीज़ें हैं ना, ये नई नई चीज़ें बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 111 आपका बात करता है ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। सेक्शन 112 बात करता है पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। सेक्शन 113 बात करता है टेररिस्ट एक्ट के बारे में। सेक्शन 106 बात करता है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस की। सेक्शन 107 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंडमेंट के बारे में बात करता है, एंड 108 बात करता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में। तो ये सारा आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको बीएनएस की सारी वीडियोस चाहिए तो वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीएनएस के अगर आपको नोट्स चाहिए जो कि हार्ड कॉपी में मिलेंगे, उनको परचेस करने के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सेक्शन 106 बीएनएस का कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस वाले ऑफेंस की बात करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन यह है कि एक लड़का है जो कि अपनी आंटी के साथ रहता है, और आंटी बहुत ज़्यादा बीमार हैं, काफ़ी टाइम से बिस्तर पे पड़ी हैं, ना उनसे उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है। लगभग 7 दिन हो जाते हैं उनकी ऐसी हालत को, और 7वें दिन हो जाती है उनकी डेथ। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि साथ में जो उनके लड़का रह रहा था वो बिल्कुल भी देखता नहीं इस चीज़ को, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पे वो लड़का किस ऑफेंस के लिए लायबल होगा, ये चीज़ कमेंट सेक्शन में बतानी है। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 106, जिसमें सबसे पहले सबसेक्शन 1 कह रहा है क्या कि जिस एक्ट से डेथ कॉज करी गई वो एक्ट है एकदम कोई राश और नेग्लिजेंट एक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं लापरवाही का नतीजा। तभी तो आगे बोल रहे हैं कि वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, लेकिन क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में हमने पिछले लेक्चर में देखा था क्या इंटेंशन थी, नॉलेज थी। यहाँ पे तो सीधा सीधा क्या हो रही है, लापरवाही हो रही है। राश एक्ट, नेग्लिजेंट एक्ट से डेथ कॉज करी जा रही है, जिसके लिए पनिशमेंट जो है वो है इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 5 years प्लस फाइन। वहीं अगर ये चीज करी जाती है किसके द्वारा, रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, जब वो मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा था, तो तब वो अगर कोई राश और नेग्लिजेंट एक्ट कर दे जिससे हो जाए डेथ कॉज उसके मरीज की, तो तब यहाँ पे वो लायबल होगा फॉर इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 2 years प्लस फाइन। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब यहाँ पर वही है जो कि वो क्वालिफिकेशंस रखता है जो बता रखी हैं नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में, और जो कि रजिस्टर है अंडर नेशनल और स्टेट मेडिकल रजिस्टर। सिमिलर चीज दे रखी है सेक्शन नंबर 51 ऑफ बीएनएसएस में दी गई एक्सप्लेनेशन में, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता वो ये है कि जो ए है वो लकड़ी काट रहा था कुल्हाड़ी से, ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, और फिर उसकी कुल्हाड़ी का जो आगे का पार्ट है वो उसमें से निकल के पास में खेल रहे बच्चे को जाके लग जाता है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है उसका ये शो कर रहा है कि वो लापरवाही से यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा था। भाई आसपास बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा उसको सावधानी बरतनी चाहिए थी ना। तो अगर यहाँ पर वो ये प्रूफ करने में फेल हो जाए कि वो बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके कर रहा था एक्ट, तो तब वो यहाँ लायबल होगा फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस वाले ऑफेंस के लिए। और इसी से मिलता जुलता एग्जाम्पल हमने देखा है कहाँ पे, सेक्शन 18 ऑफ बीएनएस में। वहां पे किन सिचुएशन में ये चीज कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस नहीं मानी जाती है, ये चीज आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। सबसेक्शन 2 बात करता है हिट एंड रन वाले केसेस की जिनसे हो रही है डेथ कॉज। और जब भी आप ये पढ़ोगे आपके दिमाग में एक शख्स की इमेज बनेगी, और वो है कौन सा शख्स कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो जो कोई भी राश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करके कोई भी गाड़ी चला रहा है राशली एंड नेग्लिजेंटली, तो जैसे कि उसमें उसका इंटेंशन और नॉलेज इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए वो कल्पेबल होमिसाइड वाला ऑफेंस नहीं है, बल्कि है वो हिट एंड रन वाला केस जो कि कवर हो रहा है सबसेक्शन 2 में। और फिर वो इस तरीके से डेथ कॉज करने के बाद साथ साथ में क्या कर रहा है, बिना उस चीज की रिपोर्ट किए पुलिस वालों को या किसी मजिस्ट्रेट के पास, सून आफ्टर द इंसिडेंट भाग गया, रिपोर्ट ही नहीं करी, इसके बारे में बताया नहीं, रुक के देखा ही नहीं, निकल लिया वो।
तो फिर वो यहाँ पे हिट एंड रन वाले केस के लिए लायबल होगा कितनी पनिशमेंट के लिए? इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन। ये जितना भी अंडरलाइंड एरिया है और जो पर्पल कलर से लिखा हुआ है, ध्यान रखना ये सब न्यूली एडेड चीजें हैं ये। अब ये केसेस देखते हैं हम कुछ। सबसे पहले केस आता है हमारे पास आर वर्सेस स्विंडल एंड ऑसबोर्न का। इसमें दो ड्राइवर होते हैं जो कि खूब सारा चढ़ा चढ़ू के, मतलब ड्रिंक करके रेस लगा रहे होते हैं, और मीनवाइल एक बूढ़े आदमी को ये कुचल देते हैं। तो दोनों को चार्ज किया जाता है फॉर द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस के लिए अंडर सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस सब सेक्शन 1। दूसरी चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है आपने, शंकर नारायण बडोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में इन्होंने कहा कि सेक्शन 106 तभी इन्वॉक होगा जब जो डेथ कॉज करी गई है उसको कॉज करने के पीछे ना तो इंटेंशन थी ना ही नॉलेज। तभी तो वहां पे लिखा है कि जिस एक्ट से डेथ कॉज करी गई वो था राश और नेग्लिजेंट एक्ट, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। ओके, और ये जो राश एंड नेग्लिजेंट एक्ट है ये होना चाहिए इमीडिएट एंड डायरेक्ट कॉज ऑफ डेथ, रिमोट कॉज नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से डायरेक्टली कॉज होनी चाहिए डेथ, ऐसा नहीं कि दूर का नाता था इसका, इससे दूर का नाता नहीं चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे अगला केस है चेरोबिन ग्रेगोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात हेल्ड की कि अगर आप किसी एरिया में इलेक्ट्रिक वायरिंग करते हो, लाइव इलेक्ट्रिक वायरिंग, ताकि ट्रेसपासर बिना आपकी मर्जी के उस जगह पे एंटर ना हो जाए, तो यहाँ पे आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप कोई वार्निंग बोर्ड लगाओ। अगर आप बिना वार्निंग बोर्ड के ऐसा करते हो, अगर किसी ट्रेसपासर की उस वायर को टच करने की वजह से डेथ हो जाती है, तो तब फिर लायबिलिटी आएगी फिर सेक्शन 106 ऑफ बीएनएस की। ऑलराइट, अब सवाल ये आता है यहाँ पे कि क्या आप ऐसा कह सकते हो कि जो विक्टिम है डिसीज्ड उसने ही अपनी डेथ में कंट्रीब्यूट किया? आपकी लापरवाही थी बट उसने भी तो लापरवाही की। जैसे कि अभी ये वाला एग्जांपल हमने पढ़ा, ये केस हमने पढ़ा, इसमें एक ट्रेसपासर ने लाइव इलेक्ट्रिक करंट वायर जो था उसको टच कर लिया, मर गया वो, और आप कह रहे हो कि हमने वार्निंग बोर्ड भले ही नहीं लगाया था लेकिन उसको भी तो ध्यान रखना चाहिए था। तो क्या ऐसा आप कह सकते हो, ये डिफेंस ले सकते हो? इसका आंसर मिलेगा आपको डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस से, और इसके बारे में आप पढ़ना नोट्स में, वो मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। अब आता है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 107 बीएनएस का। सेक्शन 107 बात करता है अगर किसी चाइल्ड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वाले पर्सन, डिलीरियस पर्सन, या वो पर्सन जो कि इंटॉक्सिकेटेड है, उसको अगर सुसाइड करने के लिए अबेट करते हैं, तो तब जो अबेटर है वो लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर इम्प्रिजमेंट अप टू 10 years प्लस फाइन। सेक्शन 108 कहता है बाकी जो केसेस हैं सुसाइड के, उनके लिए क्या, कि अगर ऊपर जो हमने केसेस पढ़े उनके अलावा किसी और को सुसाइड करने के लिए जो कोई भी अबेट करेगा वो लायबल होगा फॉर द पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन अप टू 10 years प्लस फाइन। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश वर्सेस माता दिन का एक केस आता है जिसमें एक महिला अपने ऊपर कैरोसिन छिड़क लेती है। मीनवाइल जो उसका पार्टनर है वो उसको बचाने के बजाय और उल्टा उसके हाथ में माचिस दे देता है कि ले जला ले अपने आप को। तो यहाँ पे वो जो पार्टनर है वो लायबल होता है फॉर द ऑफेंस जो कि अभी हमने पढ़ा सेक्शन 108 ऑफ बीएनएस में। बाकी जिन चीजों से किसी पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेट किया गया, उन चीजों के लिए प्रोसिक्यूशन साइड को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो चीजें जो पर्सन सुसाइड किया उसके माइंड पे इंपैक्ट ये डाली थी कि उसको ना कोई और चॉइस दिख ही नहीं रही थी फिर सुसाइड करने के बजाय। एक्यूज के एक्शन इस तरीके से इंपैक्ट करने चाहिए उस पर्सन के माइंड पे कि उसको दिखे ना कोई और ऑप्शन सुसाइड करने के बजाय। ये कहा गया था कुमार एट द रेट शिव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 के केस में। प्रभु वर्सेस स्टेट, ये वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया था जब हमने पढ़ा था सेक्शन 85 बीएनएस का, और उसके साथ साथ मैंने आपको बीएसए का सेक्शन 117 भी पढ़ाया था। तो एक बार उसको आपने पढ़ लिया तो यहाँ पे वो चीज दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं, एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना। सेक्शन 111 डिफाइन करता है ऑर्गेनाइज क्राइम को। ऑर्गेनाइज क्राइम को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए जो कि इस ही सेक्शन में डिफाइन करी गई हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, इसको आप रिलेट कर सकते हो पुष्पा मूवी में, जैसे कि उन्होंने वो बनाया होता है ना, लकड़ी काटने वाले जितने भी मजदूर थे उन सबका एक सिंडिकेट बनाया था। और ऐसे ही आप देख सकते हो टोक्यो रेवेंजर एक मांगा है, अगर देखी होगी तो,
उसमें वो बना लेते हैं, स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, एक ग्रुप बना लेते हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो उसी तरह की चीज़ है ये ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, जो कि ग्रुप होता है कम से कम 2 लोगों का, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, जो कि एक साथ एक्ट कर रहे होते हैं, या तो सिंगली या फिर जॉइंटली एज अ सिंडिकेट और गैंग। बना के नहीं रखते गैंग वगैरह, ऐसी चीज़। और ये इन्वॉल्व होते हैं किसी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में। अब कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है, ये भी आगे डिफाइन कर रखा है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब होता है लीगली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जिसमें इन्वॉल्व होता है किया जाना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसकी पनिशमेंट मिनिमम 3 years है और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। और ये अनलॉफुल एक्टिविटी की जा रही है बाय एनी पर्सन, इधर सिंगली और एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट और ऑन बिहाफ ऑफ सच सिंडिकेट, और जिसमें कम से कम एक चार्जशीट लास्ट 10 years में, ये 10 years ध्यान रखना है, फाइल हो गई होनी चाहिए बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, जिसका कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो। ये चीज भी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में इंक्लूड हो सकते हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन कौन से दे रखे हैं ये भी देख लो। इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इंक्लूड है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फोर्जरी, हवाला ट्रांजैक्शन, जिसके बारे में आपको एक केस ध्यान होगा, LK आडवाणी वाला, जो हमने BSA में पढ़ा था सेक्शन 28 में। इसके अलावा है आपका काउंटरफिटिंग ऑफ करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गवर्नमेंट स्टैम्प, मास मार्केटिंग फ्रॉड वगैरह हो रहा है, या कोई स्कीम चलाई जा रही है डिफ्रॉड करने के लिए मल्टीपल पीपल्स को, या फिर कोई भी एक्ट जो कि बैंक को डिफ्रॉड करने के लिए किया गया है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को करने के लिए डिफ्रॉड किया गया है, या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को डिफ्रॉड करने के लिए किया गया है टू गेन मॉनेटरी बेनिफिट इन एनी फॉर्म। तो ये सब जो है ये हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी में इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखेंगे हम ऑर्गेनाइज क्राइम की, जो दे रखी है सेक्शन 111 के सबसेक्शन 1 में। आपको क्लियर है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट क्या होता है। तो अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन ये कह रही है कि एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन में देखी, उसमें क्या क्या चीज़ें और आपने इंक्लूड करनी है। उसमें आपने इंक्लूड करनी है किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटोर्शन, लैंड ग्रैबलिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, वेपन्स और इलिसिट गुड्स और सर्विसेज, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉर प्रोस्टिट्यूशन और रैंसम। तो ये चीज़ें भी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इंक्लूडेड है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो, किड रो वे है, एक्स छोड़ के चली गई है ला कॉन्टेक्ट नंबर दे, उसकी इकोनॉमी हिला देंगे, उसके साथ साइबर क्राइम कर देंगे, हो सके तो उसकी ट्रैफिकिंग करवा लेंगे। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो ये जो भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में, ये अगर कोई पर्सन करता है या फिर अ ग्रुप ऑफ पर्सन करता है जो कि एक्ट कर रहे हैं इन कंसर्ट, सिंगली या फिर जॉइंटली, कैसे, एक ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर होते हुए या फिर उसके बिहाफ में एक्ट करते हुए। और ये वो चीज़ें कर कैसे रहे हैं, बाय यूज ऑफ वायलेंस और थ्रेट ऑफ वायलेंस, या फिर बाय इंटिमिडेशन और कोवर्शन, या फिर बाय एनी अदर अनलॉफुल मीन्स। क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है, पर्पस है कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट लेने का, जिसमें आपका फाइनेंशियल बेनिफिट भी इंक्लूडेड है। तो तब ये कहा जाएगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। अभी अभी आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सी लग रही होगी, आप 1-2 बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना, आपको आसान लगेगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता क्या है। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइज क्राइम की पनिशमेंट देखते हैं, जो कि दे रखी है सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 7 तक। सबसेक्शन 2 में जनरल पनिशमेंट दे रखी है ऑर्गेनाइज क्राइम की। बोल रहे हैं कि देखो, अगर ऑर्गेनाइज क्राइम करने की वजह से किसी की डेथ वगैरह अगर हो जाए, तो तब जो किया है ऑर्गेनाइज क्राइम वो लायबल होगा फॉर दी पनिशमेंट ऑफ डेथ पेनल्टी, या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, या फिर फाइन के लिए। कितने फाइन के लिए, फाइन ध्यान रखना है कम से कम 10 लाख के फाइन के लिए। बाकी केसेस में ऑर्गेनाइज क्राइम की जो पनिशमेंट है वो रहेगी मिनिमम 5 years, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और जिसमें फाइन जो इम्पोज करा जाएगा वो होगा कम से कम 5 लाख रुपए का। वहीं जो अबैटर है, अटेम्प्टर है, कॉन्स्पिरेटर है, फैसिलिटेटर है ऑर्गेनाइज क्राइम का, ऑर्गेनाइज क्राइम के कमीशन का, या किसी और तरीके से इंगेज है किसी एक्ट में जो कि ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए प्रिपरेटरी नेचर का है, मतलब जो प्रिपरेशन शो कर रहा है ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए, तो तब
उसको मिलेगी सबसेक्शन 3 में कितनी पनिशमेंट, मिनिमम 5 ईयर, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, और फाइन कितना, कम से कम 5 लाख। सेम ही पनिशमेंट है जो भी हमने ऊपर देखी, एंड ये सेम ही पनिशमेंट दे रखी है आगे, किसके लिए, जो होता है ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट का मेंबर। सिर्फ मेंबरशिप होना ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट की पनिशेबल है। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 ये कह रहा है जो कोई भी हार्बर करता है या कंसील करता है उन पर्सन को जो कि इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइज क्राइम में। तो हार्बर देने वाले के लिए भी पनिशमेंट यहाँ पे बता रखी है, छुपाने वाले के लिए भी पनिशमेंट बता रखी है। मिनिमम कितनी, 3 ईयर्स, मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, एंड कम से कम 5 लाख रुपए फाइन। बट अगर हार्बर दिया जाता है बाय द स्पाउस तो तब वो चीज़ यहाँ पर पनिशेबल नहीं है। सबसेक्शन 6 पजेसर के लिए पनिशमेंट बता रहा है जो कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम की जो प्रॉपर्टी है, ऑर्गेनाइज क्राइम से जो आई है प्रॉपर्टी, उसको पजेस करेगा, उसको मिलेगी मिनिमम 3 ईयर की इम्प्रिजमेंट, जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, जिसके साथ साथ फाइन भी इम्पोज किया जाएगा कम से कम 2 लाख रुपए का। सबसेक्शन 7 कह रहा है ये जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज क्राइम से आई है उस प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है, बिना किसी सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन के अगर कोई व्यक्ति ऑन द बिहाफ ऑफ अ सिंडिकेट मेंबर पजेस करेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर पनिशमेंट है मिनिमम 3 ईयर्स, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 10 ईयर्स, और फाइन इम्पोज किया जाएगा मिनिमम 1 लाख रुपीज का। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइज क्राइम। जितनी भी पनिशमेंट यहाँ पर बताई हैं ये लिख लिख कर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगी आसानी से। सेक्शन 112 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में बात करता है। ये कहता है कि जो कोई भी किसी ग्रुप का मेंबर होते हुए या तो अकेले या किसी और के साथ मिलकर ज्वाइंटली कमिट करता है, यहाँ पे जो एक्ट मेंशन है इनमें से कोई सा भी एक्ट, लाइक थेफ्ट कर रहा है, स्नैचिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, एक्सटोर्शन कर रहा है, ये आपने साथ साथ में बताते रहना है कि कौन कौन से सेक्शन में बीएनएस में ये जो ऑफेंस है वो डिफाइन है, और कुछ ऐसे हैं जो कि बीएनएस में नहीं डिफाइन है। तो वो भी थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कौन से एक्ट में हो सकते हैं, आपकी जो रिस्पेक्टिव स्टेट में इनको प्रोहिबिट करने वाले एक्ट होते हैं तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो जैसे कि थेफ्ट हो गया, स्नैचिंग होगी, चीटिंग, एक्सटोर्शन, अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, जैसे बोलते ना, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक में बिक रहे हैं टिकट। जैसे आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत जो होते हैं वो ब्लैक में टिकट लेकर मूवी देखने जाते हैं, तो वहां पे जो उनको अनऑथराइज तरीके से बेच रहा है टिकट, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं सेक्शन 112 में। अनऑथराइज बैटिंग और गैम्बलिंग, और बैटिंग और गैम्बलिंग को रोकने के लिए आजकल में ही कोई न्यूज चल रही थी, क्या थी वो न्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये स्टेप ना जो अभी हाल ही में उठाया है गवर्नमेंट ने, ये स्टेप उनको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। अब तक तो काफी लोगों की नैया डूब चुकी है। ये ड्रीम 11 और कौन कौन सी होती है ये, मेरे को तो ड्रीम 11 ही ध्यान आती है। किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं वहां पे 49 रुपए लेके, 49 रुपए में करोड़पति बनने का सपना लेके बैठे हुए लोग। ऐसा थोड़ी होता है, मेहनत करोगे तभी 2 रोटी खाने को मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती हैं। अगली चीज है सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, और इस कॉन्टेक्स्ट में ना आजकल एक एसएससी वालों ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि जैसे कि एसएससी सीजीएल के जो एग्जाम होते हैं वो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि पहले जो शिफ्ट हो जाती थी उनके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बच्चे आपस में डिस्कस करते थे और बहुत सारे यूट्यूबर यूट्यूब पे भी डालते थे। तो अब इस चीज़ को उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि ऐसा नहीं करना है, अगर करोगे तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। और भी काफी सारी चीजें वहां पे उन्होंने मेंशन करी अपने नोटिस में। अगली चीज है एनी अदर सिमिलर क्रिमिनल एक्ट। तो यहाँ पर इनमें से कोई भी एक्ट अगर करता है जिस पर्सन की बात अभी हमने करी वो पर्सन, तो फिर कहा जाएगा कि उसने किया है पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, और उसके लिए पनिशमेंट है मिनिमम कितने इम्प्रिजमेंट की, 1 ईयर की, और मैक्सिमम 7 ईयर की, प्लस फाइन। साथ ही जो थेफ्ट वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, इस थेफ्ट के अंदर थेफ्ट की बहुत सारी फॉर्म्स को भी इन्होंने इंक्लूड करा है, और इन थेफ्ट की फॉर्म्स को आपको 2-3 बार पढ़ना है, फिर आराम से आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि ट्रिक थेफ्ट हो गया, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, होम्स, बिजनेस प्रीमाइसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, कार्ड स्कीमिंग थेफ्ट, शॉपलिफ्टिंग, थेफ्ट ऑफ एटीएम्स। ये बहुत ज्यादा फनी है। ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे देश में कोई पर्टिकुलर चीज अगर बाहर अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की इंस्टॉल कर देंगे ना तो वो भी उठा के ले जा लेंगे लोग। तो ये हो गया आपका पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम। और ध्यान रखना है कि ये जो आपका 112 में दे रखा है ऑफेंस, ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस प्लस नॉन बिलेबल, और इसको ट्राई करेगा कौन सा कोर्ट,
मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। सेक्शन 113 बीएनएस का टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है। सबसेक्शन 1 में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देते हुए कहता है कि कोई एक्ट टेररिस्ट एक्ट है ऐसा तब कहा जाएगा जब वो किया गया है, यहाँ पर जो चीजें मेंशन है वो चीजें करने की इंटेंशन से या फिर उन चीजों का लाइकलीहुड होने की वजह से किया गया है, कि मतलब ऐसा हो सकता है तो इसलिए किया गया है। तो क्या है वो चीजें? लाइक इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इन चीजों को खतरे में डालने के लिए किया गया है, या फिर किया गया है लोगों में या किसी पर्टिकुलर सेक्शन जो है लोगों का इन इंडिया या इन एनी फॉरेन कंट्री, उनके अंदर टेरर पैदा करने के लिए किया गया, जैसे कि अभी ये हुआ था पहलगाम में। और ये चीजें की कैसे जा रही हैं? ये की जा रही हैं बाय यूजिंग बॉम्ब्स, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस और फायर आर्म्स और अदर लीथल वेपन्स और पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस और अदर केमिकल, और बाय यूजिंग एनी अदर सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल हो सकता है जैसे कि ऑर्गेनिक टाइप का, या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, कोई कोई न्यूक्लियर सब्सटेंस है, या कुछ और हो सकता है जो कि बेसिकली हजार्डस नेचर का है, खतरनाक प्रकृति का है, या फिर किसी अदर तरीके से जिसका नेचर कैसा भी हो सकता है। बट चीज यह है कि वो कर रहा है क्या, या फिर जिससे हो सकता है क्या, क्या है वो चीज? किसी पर्सन या पर्सन्स की डेथ और इंजरी, या फिर प्रॉपर्टी को लॉस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, या फिर लाइफ के लिए जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, सप्लाईज हैं, उनमें डिस्ट्रप्शन हो सकता है। लाइफ ऑफ द कम्युनिटी ऑफ इंडिया और एनी फॉरेन कंट्री, तो उनके लिए जो भी इसेंशियल सप्लाईज हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके डिस्ट्रप्शन के लिए अगर ये चीज की गई है। या फिर क्या किया गया है? इंडिया की मॉनेटरी स्टेबिलिटी को डैमेज किया गया है। कैसे? काउंटर फिटिंग इंडियन पेपर करेंसी, कॉइन और एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस करके, स्मगल करके या सर्कुलेट करके। या फिर क्या किया गया है? एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया और इन अ फॉरेन कंट्री जो कि यूज की जाती है या जिसको यूज किए जाने का इंटेंशन होता है, किस पर्पज से? डिफेंस के लिए। इंडिया खुद की डिफेंस के लिए जैसे यूज करता है, कोई मिसाइल वगैरह बना रखी है। हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं ऐसी, जैसे कि आपको ध्यान आ रहा होगा S-400, जो भी हाल ही में बहुत ज्यादा प्रचलित रहा था। तो इस तरह की जो चीजें हम अपने डिफेंस के लिए यूज कर रहे हैं या हमने रखी हुई है in connection with any purpose of the government of India or any state government or any of their agencies। तो जो डिफेंस के लिए रखी हुई चीजें हैं, जो प्रॉपर्टी वगैरह है, उनको डैमेज किया जाता है या उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है, जैसे कि ओवरओ किया गया। ओवरओ मतलब होता है कि टेरर पैदा करना, एक तरीके से मतलब अलार्म पैदा करना, जो एक होता है ना डर पैदा करने वाली चीज, उससे भी ऊपर के लेवल का होता है ये चीज, अलार्म पैदा करना, ओवरओ करना। ठीक है, कैसे? बाय मीन्स ऑफ और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स दिखा के, क्रिमिनल फोर्स का यूज करके, या इस चीज का अटेम्प्ट अगर किया जाता है, किसके प्रति किया जा रहा है? पब्लिक फंक्शनरी के प्रति, या फिर पब्लिक फंक्शनरी की डेथ कॉज करी जाती है या डेथ कॉज करने का अटेम्प्ट किया जाता है, जो अभी नेपाल में देखने को मिल रही है चीजें। इसके अलावा और क्या चीजें हैं? जैसे कि डिटेन किया गया है, किडनैप किया गया है, अबडक्ट किया गया है किसी पर्सन को, और उस डिटेन, किडनैप, अबडक्ट किए गए पर्सन को जान से मारने की धमकी दी जा रही है या इंजर किया जा रहा है, या फिर कोई अदर एक्ट किया जा रहा है जिससे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपेल किया जा सके, या किसी स्टेट गवर्नमेंट को, या किसी फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट को, या किसी इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, या किसी अनदर पर्सन को कंपेल किया जा सके, ताकि वो कुछ करें या उनको कुछ करने से रोका जाए। तो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं, ये जितनी भी एक्ट हमने अभी डिस्कस करी, ये सारे के सारे क्या हैं? ये टेररिस्ट एक्ट हैं। और पब्लिक फंक्शनरी जो हमने ये टर्म पढ़ी, इसमें ध्यान रखना है कि इसमें इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो, जैसे कि कैग वगैरह हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और कौन कौन सी है कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा जिनको नोटिफाई कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में। ये जो पूरी की पूरी डेफिनेशन है पब्लिक फंक्शनरी की, अभी आरजीएस में पूछी गई थी, तो ध्यान रखनी है। जो भी ये 27 जुलाई को पेपर हुआ था 2025 में, इसमें पूछी गई थी। ठीक है, क्लोज भी कह रहा है कि काउंटर फिट इंडियन करेंसी, इसका मतलब क्या होगा? जब फोरेंसिक एग्जामिनेशन के थ्रू, कौन सा फोरेंसिक एग्जामिनेशन? वो फोरेंसिक अथॉरिटी के द्वारा किया गया
फोरेंसिक एग्जामिनेशन जो कि ऑथोराइज्ड है, जो कि नोटिफाइड करी गई है एज अ फोरेंसिक अथॉरिटी। तो उन्होंने जब एग्जामिनेशन किया है किसी करेंसी का और उन्होंने ये पाया है कि इसमें इमिटेशन किया गया है, मिमिक किया गया है, कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्या चीज़ की सिक्योरिटी फीचर ऑफ इंडियन करेंसी, तो तब ये माना जाएगा कि वो है काउंटरफिट इंडियन करेंसी। थोड़ा इसको आपने एक बार बेरेट से भी रीड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका टेररिस्ट एक्ट वाला ऑफेंस होता है कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसकी पनिशमेंट्स। सबसेक्शन 2 से सबसेक्शन 7 तक टेररिस्ट एक्ट की पनिशमेंट्स मेंशन है। सबसे पहले कह रहे हैं कि जो टेररिस्ट एक्ट किया गया अगर उससे डेथ कॉज हो जाए तो मिलेगी पनिशमेंट कितनी, डेथ सेंटेंस या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ या फिर फाइन। कितना फाइन ये नहीं मेंशन है यहाँ पे। अदर केसेस में कितनी मिलेगी, मिनिमम 5 years जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। वहीं जो कॉन्स्पिरेटर है, अटेम्प्टर हैं या जो एडवोकेट करे हैं, अबेट करे हैं, एडवाइस करे हैं, इंसाइट किए हैं, डायरेक्टली या फिर जानते हुए फैसिलिटेट करे हैं, क्या चीज, कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, या कोई एक्ट किया है उन्होंने जो कि प्रिपेरेटरी नेचर का है फॉर द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, जो किसी ना किसी तरीके से टेररिस्ट एक्ट के कमीशन के लिए की गई प्रिपरेशन हम कह सकते हैं। तो तब वो सब यहाँ पर लायबल होंगे मिनिमम 5 years के इम्प्रिजमेंट के लिए, जो एक्सटेंडेबल होगी अप टू लाइफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइज करता है या ऑर्गेनाइज करवाता है कोई कैंप या कैंप्स, किस चीज के लिए, टेररिस्ट एक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर रिक्रूट करता है या रिक्रूट करवाता है पर्सन और पर्सन्स फॉर द कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, तो तब उसके लिए पनिशमेंट है मिनिमम 5 years जो कि एक्सटेंडेबल होगी अप टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। सबसेक्शन 5 कह रहा है ये कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनेगा उसके लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू लाइफ प्लस फाइन। सबसेक्शन 6 कह रहा है जो हार्बर देगा या छुपाएगा उन इंडिविजुअल को जो कि टेररिस्ट एक्ट में इन्वॉल्व है या उसके अटेम्प्टर हैं, तो तब उनके लिए पनिशमेंट है, जो हार्बर कर रहे हैं, जो कंसील कर रहे हैं, क्या पनिशमेंट है, मिनिमम 3 year एंड मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो स्पाउस है उसको हम यहाँ पर पनिश नहीं कर सकते हैं फॉर हार्बरिंग अनदर स्पाउस। एक स्पाउस ने अपने स्पाउस को हार्बर दिया तो वो यहाँ पर पनिशमेंट के लिए लायबल नहीं होगा। सबसेक्शन 7 कह रहा है कि टेररिस्ट एक्ट से जो भी आई है प्रॉपर्टी, ऑब्टेन करी गई है, डिराइव करी गई है टेररिस्ट एक्ट से, तो उसको जो पजेस करेगा उस पजेसर के लिए पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट अप टू लाइफ प्लस फाइन। अब जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि टेररिस्ट एक्ट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको डील करने के लिए एक और एक्ट आपको देखने को मिलता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। तो ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है इसका केस रजिस्टर करना है बीएनएस के सेक्शन 113 में या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में। ये चीज डिसाइड करेगा कौन, वो ऑफिसर जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे का नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है टेररिस्ट एक्ट वाला ऑफेंस। ध्यान ये रखना है कि सेक्शन 111 में जो हमने ऑर्गेनाइज क्राइम पढ़ा, सेक्शन 113 में जो हमने पढ़ा टेररिस्ट एक्ट, ये दोनों ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है और इनको ट्राई किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन की अदालत में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स अगर परचेज करने हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा होगा, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना।